हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारी है इकोनॉमिक्स की जीके सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। उसमें इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेज हमने कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हमने कवर किया है। आज भी हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रही है तो आप बेल आइकन या तो यूट्यूब पे ऑन कर लीजिए या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो की तुरंत लिंक आपको मिल जाएगी, सारी वीडियो की लिंक वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मजदूरी। तो आप जानते हैं कि मजदूरी क्या होती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में जो हमें उपहार मिलता है उसी को मजदूरी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपकी नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ ये याद रखिए कि मजदूरी कितने प्रकार की होती है। मजदूरी 2 प्रकार की होती है, एक नकद मजदूरी, एक वास्तविक मजदूरी। बस मजदूरी में इतना ही जानने के लिए है आपके लिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो एक नगद मजदूरी होती है और एक वास्तविक मजदूरी होती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारा क्या, बाजार। बाजार से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाजार से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बाजार जानते हैं आप क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों का क्रय विक्रय सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सिर्फ हम वर्गीकरण से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे। तो वर्गीकरण की बात करेंगे तो बाजार का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है एकाधिकार और तीसरा है अल्पाधिकार। ठीक है, ये बाजार के जो है 3 प्रकार हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि किसी वस्तु के जो है क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत सारे संख्या में, बड़ी संख्या में क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो ध्यान से देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में हो, उसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। याद रखिएगा। फिर बात करेंगे एकाधिकार की। तो एकाधिकार में क्या होता है कि किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता हो। की पॉइंट ही हम पढ़ रहे हैं, की पॉइंट ही याद कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो एकाधिकार क्या होता है कि किसी वस्तु का केवल जहाँ पर एक ही उत्पादक और एक ही विक्रेता हो उसे हम कहते हैं एकाधिकार। ठीक है, एक से ही आप स्पष्ट कर लेंगे क्या है कि एक ही उत्पादक है या एक ही विक्रेता है। फिर देखते हैं अल्पाधिकार। ये क्या है? ये अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें क्या होता है, बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं। इसमें क्या होता है कि बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं। विक्रेता कितने होते हैं? थोड़े से विक्रेता होते हैं। और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण रखते हैं और जो है बाजार वस्तु मूल्य को प्रभावित करता है। तो ध्यान से एक बार चीज़ों को और समझ लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि अल्पाधिकार क्या होता है। ये होता है ये अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसमें क्या होता है कि बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कुल पूर्ति जो होती है, प्रत्येक के बाद प्रत्येक कुल पूर्ति के बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है और वह बाजार जो है बाजार में वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। तो ये क्या करता है, बाजार में मूल्य की वस्तु को प्रभावित करता है अल्पाधिकार। तो ये चीज़ों को हम समझ गए हैं। अभी हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं इसकी परिभाषा। बाजार को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि किसी वस्तु के अनेक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। एकाधिकार में क्या होता है, किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। और अल्पाधिकार क्या होता है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं, विक्रेताओं की संख्या कम होती है और प्रत्येक कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखते हैं। और थोड़े से होते हैं लेकिन पूरे भाग पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। और वो क्या करते हैं, बाजार में वस्तु के मूल्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं बजट पे। बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बजट का हम देखेंगे, बजट किस अनुच्छेद में है आपका। तो अनुच्छेद 112 में है, इसको भी आप याद रखिए। बजट आपका किस में है? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बजट किसे कहते हैं। तो आगामी वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। कि कितना बजट है, किस चीज़ के लिए कितना बजट है। जब हमारा आय और व्यय का पूरा ब्यौरा कर लेते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, और बजट हमारा कैसे चलता है, वित्तीय वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये 1 वर्ष की अवधि होती है एक बजट की। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 1 वर्ष की वित्तीय वर्ष की क्या है, अवधि होती है 1 वर्ष। और किसी भी आगामी वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये चीज़ों को हम जान लिए। और होता क्या है कि जब बजट को प्रस्तुत करना होता है तो प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसे पारित करना आवश्यक होता है। क्या होता है कि बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसे पारित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। और बजट जो है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखा कि बस प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसे पारित कराना आवश्यक होता है। 2 दिन आपके लिए याद रखना। और देखिए, बजट के आंकड़े जो है 3 प्रकार से निकाले जाते हैं। बजट के आंकड़े जो है प्रदर्शित किए जाते हैं 3 प्रकार से आंकड़े होते हैं बजट के। क्या होता है, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, ये पहला नंबर हो गया आपका।
चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े दूसरा हो गया, और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान जो है तीसरा हो गया। यानी कि बजट के आंकड़े जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पिछले वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। तो ये हो गए बजट के आंकड़े। अब हम बात करते हैं, कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बजट की। तो हम बात करेंगे कि 1924 में जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। किस समिति के द्वारा? किस समिति की सिफारिश पर? एक्वर्थ की समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपका, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं बस, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017-18 में रेल बजट को और आम बजट को जोड़ के निकाला गया, ठीक है। तो ये किस समिति में, ये किस समिति की सिफारिश पे था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसा कि हमने बताया कि 1924 में जब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था तो वो थी आपकी एक्वर्थ समिति, और 2017-18 में जब रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया है, जोड़ा गया है, तो वो किस समिति के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये आप बताएंगे कि समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो उस समिति का नाम आपका ये क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर हम बात करते हैं 18 फरवरी सन 1860। 18 फरवरी सन 1860 को भारत का पहला बजट जो है प्रकाशित किया गया था, बजट निकाला गया था। किसके शासन में? उस समय कौन थे? कैनिंग थे, ठीक है। वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, तो याद रखेंगे हम। तो 18 फरवरी पहली बार बजट भारत में कब निकाला गया? 18 फरवरी 1860 में। कौन था उस समय? वायसराय कैनिंग थे। उसके बाद हम बात करेंगे 18 फरवरी हो गया। फिर स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। 26 नवंबर 1947 को निकाला गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब निकाला गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को निकाला गया। उस समय कौन थे? वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करें, पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब निकाला गया? तो 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट निकाला गया। वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। तो ये चीज़ें होंगी बजट के बारे में। लगभग बजट आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें बजट से पूछी जाएंगी, इससे अलग आपका बजट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एक्वर्थ समिति के द्वारा, और फिर 2017-18 में रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिया था कि समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट प्रकाशित किया गया था कैनिंग के समय में, और 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय निकाला गया था। फिर 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट निकला। वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। तो इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं राजकोषीय घाटा। अक्सर आप सुनते होंगे राजकोषीय घाटा क्या है, और एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है, तो इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है। तो ध्यान से क्या देखेंगे हम कि जब सरकार की कुल प्राप्ति, ठीक है, जब सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो हम इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब देखिए, कुल प्राप्ति और कुल व्यय में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो कुल प्राप्ति में हमारा क्या आ जाता है? राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति दोनों आ जाता है। राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति, कुल प्राप्ति में हम ले सकते हैं राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति, इधर लिख देते हैं राजस्व और पूंजी प्राप्ति, ठीक है। राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति कह सकते हैं, और कुल व्यय का भी यही कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब सरकार की कुल प्राप्ति यानी कि राजस्व और पूंजी प्राप्ति तथा कुल व्यय, राजस्व और पूंजी व्यय जो है, ठीक है, राजस्व और पूंजी व्यय जो है, इनका संतुलन क्या है? नकारात्मक होता है। तो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। बस आप ये जान लीजिए कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय का जब संतुलन नकारात्मक होता है तो राजकोषीय घाटा हो जाता है, ठीक है। घाटा कब होगा? जब चीजें नकारात्मक में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं टैक्स, कर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। टैक्स, तो ये क्या होता है? एक अनिवार्य भुगतान होता है, किसी के ऊपर लगाया जाता है तो उसे देना आवश्यक होता है जब कोई शर्तों को पूरी करता है। जो चीज़ें, जो लिमिट है, लिमिट को क्रॉस करता है, तो जो लिमिट बनाई गई है तो लोगों को क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स ये है अनिवार्य रूप से देना पड़ता है, कोई मना नहीं कर सकता है टैक्स से देना, उसे अनिवार्य होता है। तो हम बात करेंगे टैक्स की। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को हम परोक्ष कर भी कहते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे, परोक्ष कर, ठीक है। तो हम ये जानेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केंद्र सरकार का कौन सा कर है, राज्य सरकार का कौन सा कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ये सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम केंद्र सरकार का देखेंगे, कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं और कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो केंद्र सरकार में हम प्रत्यक्ष करों को पहले देखते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, ब्याज कर, लाभांश कर, आस्ति कर, निगम कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर और व्यय कर। इतने सारे कर जो हैं ये प्रत्यक्ष कर है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आयकर, ये अक्सर पूछा जाता है आपका। संपत्ति कर, ये भी पूछा जाता है। ब्याज कर, लाभांश कर, आस्ति कर, इसको भी आप याद रखेंगे। निगम कर, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उपहार कर, पूंजी लाभ और व्यय कर, ये क्या है? आपके
केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। अब हम केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों के बारे में बात करेंगे तो सीमा शुल्क कर होता है, केंद्रीय बिक्री कर होता है। देखिए केंद्रीय बिक्री कर जो है केंद्रीय बिक्री कर को वसूलती है राज्य सरकार, लेकिन लगाती कौन है? केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का वो होता है, केंद्र सरकार क्या करती है? लगाती है, और राज्य सरकार क्या करती है? वसूलती है केंद्रीय बिक्री कर, याद रखेंगे हम। फिर बात करेंगे सेवा कर और बात करेंगे केंद्रीय उत्पाद कर। तो ये होते हैं केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो एक बार और देखिए, सीमा शुल्क कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर, ये क्या है? केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। तो इन दोनों करों को हमने जान लिया, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को। तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन सा है? भू राजस्व कर, कृषि आय कर, पथ कर, होटल प्राप्ति कर, ठीक है, और व्यवसाय या रोजगार कर और गैर शहरी संपत्ति कर। तो ये सब क्या आता है? प्रत्यक्ष कर में आता है किसके? राज्य सरकार के। एक बार और देख लीजिए, भू राजस्व कर, कृषि आय कर, पथ कर, होटल प्राप्ति कर, व्यवसाय कर, रोजगार कर और गैर शहरी संपत्ति कर। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य सरकार के जो अप्रत्यक्ष कर है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो शिक्षा उपकर आता है आपका, ठीक है, वाहन कर, बिक्री कर, देखिए यहाँ भी आता है, यहाँ भी है, विज्ञापन कर, जो विज्ञापन निकलवाए जाते हैं, स्टाम्प कर, डीजल पेट्रोल कर, सट्टेबाजी कर, प्रवेश कर, ये हो गए केंद्र आपके राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है? शिक्षा उपकर, वाहन बिक्री, विज्ञापन, स्टाम्प, डीजल पेट्रोल, सट्टेबाजी और प्रवेश कर, ये सारे क्या है आपके? ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, नोट करने से अच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या हम देखते हैं, करों को हमने देख लिया। आपने एक नाम सुना होगा वैट। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स हम भारत में बात करें तो सबसे पहले भारत में हरियाणा में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2003 को। वैट सबसे पहले भारत में अगर पूछा जाए तो हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा में 1 अप्रैल 2003 को लागू किया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को वैट लागू किया गया था। याद रखें, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या है? ये भी एक टैक्स है। ये हरियाणा में पहली बार 1 अप्रैल 2003 को लागू किया गया और उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे, एक समिति है आपकी राजा चलैया समिति। ये 1991 में बनी थी और इसका गठन क्यों होता है? कर ढांचे में सुधार करने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि कर ढांचे में सुधार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो राजा चलैया समिति 1991। तो इस समिति के अनुसार क्या बताया गया था कि जो गैर कृषक हैं, ठीक है, जो गैर कृषक हैं, अगर उनकी आय 25,000 से अधिक वार्षिक कृषि आय जो उनकी है 25,000 से अधिक है तो उन पर टैक्स लगाया जाए, ऐसी सिफारिश उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई आज की इकोनॉमिक्स की, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक बार टैक्स को और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। टैक्स जो है अनिवार्य भुगतान है, 2 प्रकार से लगाया जाता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। राज्य और केंद्र सरकार दोनों लगाती है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आयकर, संपत्ति कर, ब्याज कर, लाभांश कर, आस्ति कर, निगम कर, उपहार कर, पूंजी लाभ व्यय, सारी चीज़ें हो गई। अप्रत्यक्ष कर होता है केंद्र सरकार का सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर। फिर राज्य सरकार का हम बात देखेंगे, भू राजस्व कर, कृषि आय कर, होटल प्राप्ति, व्यवसाय, रोजगार, शहरी गैर शहरी संपत्ति कर। और अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है? शिक्षा उपकर, वाहन बिक्री कर, विज्ञापन, स्टाम्प, डीजल पेट्रोल कर, सट्टेबाजी कर और प्रवेश कर। फिर वैट की बात हमने की, वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले हरियाणा में, उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश में। कब लगाया गया? 2008 में। कब लागू किया गया? और हरियाणा में 2003 में लागू किया गया। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? 1991 में आई थी। गठन इसका कर ढांचे में सुधार के लिए किया गया था। इन्होंने गैर कृषकों के लिए जो है 25,000 से अधिक कृषि आय पर टैक्स लगाने की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कल हम पढ़ेंगे जीएसटी, और जीएसटी के आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे। तो आपको बताना है जीएसटी जो है कौन सा कर है, ठीक है, जीएसटी जो है कौन सा कर है, तो बस यही आपको बताना है जीएसटी कौन सा कर है और भारत में कब लागू किया गया था जीएसटी को। ठीक है, भारत में कब लागू किया गया था। तो 3 क्वेश्चन आपके हैं, ध्यान से सुनिए। 3 क्वेश्चन कौन से हमने पूछे हैं? हमने पूछा है रेल बजट को आम बजट से जब जोड़ा गया तो समिति कौन सी थी, किस समिति की सिफारिश पर। और जीएसटी के बारे में बात की कि जीएसटी कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी को कब भारत में लागू किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। देखिए इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है, लेकिन क्लास स्क्रीनशॉट लेने का पर्याप्त टाइम दिया जाता है, तो आप ले सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो की सारी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बने रहिए ऐसे ही और सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन बनाना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।